जय हिंद साथियों, NIICT कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में बात किया था टैली प्राइम विद GST के सिलेबस, और आज के वीडियो में हम उसी सिलेबस के चैप्टर लेके चलेंगे और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का, और जिसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल NIICT कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो सभी अपलोड हैं, वहां से वीडियो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, सबसे पहले है अकाउंटिंग टैली प्राइम 2.0। अकाउंटिंग टैली प्राइम 2.0, इसका सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है अकाउंटिंग व्यवसाय से संबंधित, अकाउंटिंग व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन की एक व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग लेन देन के लिए संक्षिप्तीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी बताता है। किसको बताता है? रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक विशेष अवधि में एक बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और नकदी प्रवाह को समराइज करता है। किसको करता है? नकदी प्रवाह को समराइज करता है। और प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए, किसके लिए? रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक बुक कीपर और अकाउंटेंट द्वारा, किसके द्वारा? अकाउंटेंट द्वारा हैंडल किया जाता है। व्यवसाय चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। टैली क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रकार। तो अकाउंटिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 अकाउंटिंग होते हैं टैली प्राइम में, जिसमें दिखाया गया है। पहला है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डिफिनेशन है यहां पर दिया गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग परचेस सेल और देनदारी जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वर्गीकृत करता है। किसको करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वर्गीकृत करता है। उसके बाद फाइनेंशियल की बही खाता पद्धति को संदर्भित करता है और अंत में स्टेटमेंट तैयार करता है। क्या करता है? अंत में स्टेटमेंट तैयार करता है। चलें नेक्स्ट हेडिंग हम लेके चलते हैं। यहां पर दिखाया भी गया है अकाउंटिंग। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं हम लेके आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है बच्चों? कास्ट अकाउंटिंग। अब देखो कास्ट अकाउंटिंग का उपयोग आमतौर पर विनिर्माण उद्योग में किया जाता है। एक ऐसा उद्योग जिसमें प्रबंधन के लिए बहुत सारे संसाधन और लागतें होती हैं। बहुत सारे संसाधन
और लागतें होती हैं और अकाउंटिंग टूल्स के अनुसार इन लागतों को बेहतर तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह लागत को नियंत्रित करने के लिए, किसके लिए? नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन को आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लेते चलते हैं। यह था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या था बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखेंगे हम प्रबंधन द्वारा नीति निर्माण, योजना और नियंत्रण और निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से एकत्रित अकाउंटिंग डेटा के उपयोग से संबंधित है। किसके उपयोग से संबंधित है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से एकत्रित अकाउंटिंग डेटा के उपयोग से संबंधित है। डेटा के उपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट हेडिंग हम लेकर चलते हैं। हमारा हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड हेडिंग लेकर चल रहे हैं हम आपको। सेकंड हेडिंग है आपका अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसे कहते हैं अकाउंटिंग शब्दावली। इसमें पहला है ट्रांजैक्शन। क्या है बच्चों? पहला है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, धन का आदान प्रदान को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, धन का आदान प्रदान ही हमारा ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब इसमें समझ लीजिए, जैसे यहां पर देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्या है? यहां दिखाया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई सामान कहीं से भी खरीदते हैं, अगर आप खरीदते हैं तो उसके लिए देखिए यहां क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? क्यूआर कोड लगा हुआ है। अब ये यहां से कोई सामान खरीदे हैं, खरीदने के बाद इनको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। ये हमारा हो गया ट्रांजैक्शन, यानी ऑनलाइन को पेमेंट को ही हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसके साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, धन का आदान प्रदान को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। ट्रांजैक्शन समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग लेके आपको। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रोपाइटर। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों प्रोपाइटर, कि प्रोपाइटर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रोपाइटर क्या है? प्रोपाइटर प्रोपाइटर वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए पैसे निवेश करता है। क्या करता है? पैसे निवेश करता है और बिजनेस से संबंधित सभी जोखिम को उठाता है, उसी को हम प्रोपाइटर कहते हैं। ठीक है बच्चों? प्रोपाइटर वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए पैसे निवेश करता है और बिजनेस से संबंधित सभी जोखिम को उठाता है, उसी को हम प्रोपाइटर कहते हैं। अब देखिए यहां पर, जैसे ये है प्रोपाइटर, यानी जिसे बोलते हैं ऑनर। क्या बोलते हैं? ऑनर। और ये है सेल्समैन। क्या है? सेल्समैन है। और ये है हमारे कस्टमर। क्या है? कस्टमर है। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट हो या लॉस हो,
उसमें सेल्समैन की कोई मतलब नहीं है। सेल्समैन को ओनली इनकी सैलरी से मतलब है, इन्हें हर महीने की सैलरी इनको चाहिए। और प्रोपाइटर सभी जोखिम को उठाता, मैंने पहले बताया सभी जोखिम को उठाता है। अब कंपनी में चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी में, वो सभी जोखिम को कौन उठाएगा? प्रोपाइटर। कौन उठाएगा? प्रोपाइटर। इसलिए यहां दर्शाया गया है कि प्रोपाइटर वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए पैसे निवेश करता है और बिजनेस से संबंधित सभी जोखिम को उठाता है, उसी को हम प्रोपाइटर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपाइटर कहते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट हेडिंग में हम चलते हैं। प्रोपाइटर समझ में आया? प्रोपाइटर किसे कहते हैं? नेक्स्ट हेडिंग लेके चल रहे हैं हम। कैपिटल क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल में नेक्स्ट हेडिंग आपका कैपिटल है। कैपिटल आपकी होती है पूंजी। क्या होती है बच्चों? पूंजी। अगर आपके पास पूंजी है तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे है तो आप कोई किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैपिटल हमारा होता क्या। कैपिटल का मतलब ही होता है पूंजी। क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। देखो यहां पर पूंजी का डिफिनेशन दिया, कैपिटल का डिफिनेशन दिया गया है कि कैपिटल एक पूंजी है। कैपिटल एक पूंजी है जो किसी व्यापारी द्वारा व्यापार को प्रारंभ करने के लिए पैसे को निवेश किया जाता है। पैसे को निवेश किया जाता है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। उसी को हम कैपिटल कहते हैं। यह निवेश नकदी के रूप में या किसी वस्तु के रूप में हो सकता है। यह निवेश किसी नकदी के रूप में या किसी वस्तु के रूप में हो सकता है। अब देखो, या तो ये नकदी के रूप में हो सकता है, ये हमारा कैपिटल ही है, हमारा पूंजी है, या तो हमारा नकदी के रूप में हो सकता है या तो फिर किसी वस्तु के रूप में हो सकता है। जैसे देखो यहां नकदी है, कैश है, क्या है? कैश है। तो या ये कैश के रूप में भी हो सकता है या किसी वस्तु के रूप में भी हो सकता है, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। चलिए क्या है? इतना समझ में आया आप लोगों को? अगली हेडिंग है ड्राइंग, जिसे कहते हैं आहरण। क्या कहते हैं बच्चों? आहरण। आहरण होता क्या? देख लें। सबसे पहले हम समझते हैं कि आहरण होता क्या है। यह वो धनराशि या सामान है, यह वह धनराशि या सामान है जो मालिक अपने घरेलू या व्यक्तिगत उपयोग के लिए बिजनेस से लेता है। कहां से लेता है? बिजनेस से लेता है। जो व्यक्ति अपने घरेलू उपयोग के लिए बिजनेस से लेता है, उसी को हम आहरण कहते हैं। और वह अपने निजी इस्तेमाल करने के लिए करता है, उसे हम पूंजी से घटाया जाता है। उसे हम क्या करते हैं? पूंजी से घटाया जाता है। जैसे माना कि बैंक में 10,000 रुपए हमने डिपॉजिट किया था। किसी बस कारण मुझे 5,000 रुपए निकालना पड़ गया। किसी बस कारण मैंने 5,000 रुपए वहां से अपने निजी खर्च के लिए 10,000 से हमने 5,000 को निकाल लिया, तो यहां पर हमारे पूंजी से ही घटाया जाएगा। कहां से घटाया जाएगा बच्चों? हमारे पूंजी से घटा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 10,000 रुपए में से माइनस 5,000 हो जाएगा, तो आपके अकाउंट में कितना बचा? 5,000। यही आपकी पूंजी होगी, यानी पूंजी से घटाया जाएगा। कहां से घटाया जाएगा? पूंजी से घटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं हम आपको। चलिए लायबिलिटी।
क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। एक व्यक्ति या कंपनी का बकाया राशि है, जैसे सामान या सेवाएं सहित आर्थिक लाभों के हस्तांतरण के माध्यम से समय के साथ निपटारा किया जाता है। किसके साथ? समय के साथ निपटारा किया जाता है, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। समय के साथ निपटारा किया जाता है, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। जैसे ये हमारे पास बैंक हो गई। कौन सा बैंक है? बैंक लोन। कौन सा है? बैंक लोन। अगर हमने यहां से पैसे लिया, ठीक है, हमने यहां से पैसे ले लिया और इसका पैसे, बैंक का पैसे समय के अनुसार हमें जमा कर देना है। क्या करना है? समय के साथ हमें जमा करना है। तो जब हम समय के साथ जमा कर देंगे तो यही लिखा है समय के साथ निपटारा किया जाता है, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं हम आपको। असेट्स। असेट्स एक संपत्ति, एक ऐसा संसाधन है। क्या है बच्चों? असेट्स। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। और इसमें यही दिखाया गया, एक संपत्ति एक ऐसा संसाधन है जो किसी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में है। क्या है बच्चों? कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में है और व्यवसाय के लिए लाभ प्रदान करता है। क्या करता है? व्यवसाय के लिए लाभ प्रदान करता है, उसी को हम असेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम असेट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स माने होता है माल या सामान। देखो यहां पर गुड्स है, माल या सामान वह वस्तु है। माल या सामान वह वस्तु है जिससे व्यवसाय सौदा करता है। जिससे व्यवसाय सौदा करता है। अकाउंटिंग में जब सामान खरीदा जाता है, अकाउंटिंग में जब सामान खरीदा जाता है तो उसे हम बिक्री के रूप में, किस रूप में? उसे हम बिक्री के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? बिक्री के रूप में लिखा जाता है। और इसे स्टॉक के रूप में भी लिखा जाता है। इसे स्टॉक के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया? गुड्स हो गया। क्या हो गया? ये भी हमारा गुड्स हो गया और ये भी हमारा गुड्स हो गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये हमारा क्या है? सामान है और कहां है? अभी बिका नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसे स्टॉक के रूप में भी लिखा जा सकता है। किसमें? स्टॉक के रूप में भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। परचेज का मतलब होता है खरीदना। अब देखो इसमें क्या है? इसमें दिखाया गया है व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को माल बेचने के लिए, अपने ग्राहकों को माल बेचने के लिए सामान खरीदना परचेज के रूप में जाना जाता है। सामान खरीदना परचेज के रूप में जाना जाता है। यह कच्चे या तैयार माल के रूप में हो सकता है। यह कच्चे या तैयार माल के रूप में हो सकता है। खरीदारी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? खरीदारी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा नगद खरीदारी और दूसरा होता है हमारा उधार खरीदारी। ठीक है? नगद खरीदारी के लिए यदि खरीद के लिए तुरंत भुगतान कर दिया जाता है,
यदि खरीद के लिए तुरंत भुगतान कर दिया जाता है तो उसे हम कैश परचेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कैश परचेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कैश परचेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यदि खरीद के लिए तुरंत भुगतान कर दिया जाता है तो उसे हम कैश परचेज कहते हैं। उसी कड़ी में ये है उधार खरीदारी। यदि भुगतान तुरंत नहीं होता है तो, यदि भुगतान तुरंत नहीं होता है तो उसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। उसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं, अगर उसे हम तुरंत भुगतान कर देते हैं तो उसे हम कैश परचेज कहते हैं। अगर उसी भुगतान को हम रोक दिया जाए, अगर हम उसे रोक देते हैं तो उसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेडिट परचेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। सेल्स। क्या है बच्चों? सेल्स। अगली हेडिंग है आपकी सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना। सेल्स का मतलब होता है बेचना। अब इसमें व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से, व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो माल बेचा जाता है, जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। और विक्रय दो प्रकार के होते हैं। विक्रय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नगद और दूसरा होता है उधार। पहला होता है नगद और दूसरा होता है उधार। अब देखो यहां पर दिया गया है, जब व्यापारी को बिके हुए माल का भुगतान तुरंत मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, उसे कैश सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कैश सेल्स कहते हैं। दूसरा है हमारा, जब व्यापारी को बिके हुए माल का भुगतान, जब व्यापारी को बिके हुए माल का भुगतान रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है, तो उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो यहां पर दिखाया है कि ये माना सेल्समैन है। कौन है? सेल्समैन है। और इनकी एक दुकान है, इनकी एक दुकान है और ये हमारे कस्टमर साहब हैं। कौन है? कस्टमर साहब हैं। अगर ये कोई सामान यहां से परचेज कर रहे हैं तो, यहां से कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो अगर सामान के साथ ये पेमेंट भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं? पेमेंट कर दे रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कैश सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? कैश सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर यही भुगतान रोक दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्टॉक। क्या है? स्टॉक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्टॉक। अब स्टॉक में देखते हैं हम स्टॉक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्टॉक। खरीदा गया माल बेचने के लिए, खरीदा गया माल बेचने के लिए होता है। किसके लिए होता है? खरीदा गया माल बेचने के लिए होता है। अगर माल पूरी तरह से नहीं बेचा जाता है तो, अगर माल पूरी तरह से नहीं बेचा जाता है तो खरीदे गए कुल माल का एक हिस्सा, खरीदे गए कुल माल का एक हिस्सा व्यापारी के पास तब तक रखा जाता है कि जब तक कि वह बिक ना जाए, जब तक कि वह बिक ना जाए। इसे स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे स्टॉक कहा जाता है। यदि लेखा वर्ष के अंत में,
यदि लेखा वर्ष के अंत में स्टॉक है तो, यदि लेखा वर्ष के अंत में स्टॉक है तो इसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, इसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। अंत में यह क्लोजिंग स्टॉक बाद के वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। क्या होता है बच्चों? बाद के वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। जैसे यहां पर दर्शाया गया है, यहां से ये जो शॉप दिख रहा है, यहां से सभी सामान एक वर्ष के लास्ट तक ये सभी सामान बिक जाए, ये सभी सामान बिक जाए तो ठीक है। अगर यदि इसी दुकान में से कुछ सामान नहीं बिकता है तो बाद के वर्ष के लिए वही सामान ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। डेप्टर, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डेप्टर। डेप्टर का मतलब होता है देनदार। क्या होता है बच्चों? डेप्टर का मतलब होता है देनदार। डेप्टर वह व्यक्ति, फर्म या संगठन जो व्यवसाय से उधार पर सेवाएं लेता है, व्यवसाय के देनदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यवसाय के देनदार कहलाते हैं। उसी लाइन में एक है क्रेडिटर, जिसे कहते हैं हम लेनदार। क्या कहते हैं बच्चों? लेनदार। ये है हमारे लेनदार। अब इसमें क्या है? वह व्यक्ति, फर्म या संगठन जिससे व्यवसाय द्वारा उधार पर सामान या सेवाएं खरीदी जाती हैं, उसे व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। उसे हम व्यवसाय के लेनदार कहते हैं। अब देखो यहां पर दर्शाया गया है आपको देनदार यानी डेप्टर। क्या है? डेप्टर। जिनसे पैसे लेना है उन्हें हम डेप्टर कहते हैं, और जिनसे पैसा लेना उन्हें हम डेप्टर कहते हैं, और जिनको पैसा देना है, क्या है बच्चों? यहां पर दिखाया गया है, जिनसे पैसा लेना है उन्हें हम डेप्टर कहते हैं, और जिनको पैसा देना है उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। यहां पर दर्शाया गया है, ये हैं हमारे क्रेडिटर, ये हैं लेनदार। ये जो दिख रहे हैं ये हैं हमारे लेनदार, और ये हैं डेप्टर। ये हैं डेप्टर, जिसे हम कहते हैं देनदार। यानी ये पैसे को दे रहे हैं तो ये पैसे को ले रहे हैं। देखिए यहां पर ये ले रहे हैं, और ये पैसे दे रहे हैं तो ये पैसे ले रहे हैं। ठीक है? तीनों को हम कहते हैं डेप्टर और क्रेडिटर। डेप्टर और क्रेडिटर। डेप्टर का मतलब होता है देनदार, और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। इंस्टॉलमेंट। क्या है बच्चों? इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट जिसे हम कहते हैं दिवालियां। क्या कहते हैं? दिवालियां। तो जो किसी व्यक्ति या संगठन के दिवालिया होने की स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब
है कि जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने सभी ऋण को और देनदारियों और ऋण को चुकाने में असमर्थ होता है। क्या होता है? असमर्थ होता है। उसी को हम दिवालिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। जैसे यहां पर देख, अपने सभी ऋणों और देनदारियों देने या चुकाने में ये असमर्थ हैं। क्या है? असमर्थ हैं। उसी को हम दिवालिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। चलिए अब हम और टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आज जितना मैंने पढ़ाया है ये सभी हमने अपने YouTube चैनल NIICT कंप्यूटर क्लासेस पे इसे हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जय हिंद साथियों।